हेलो। ओके। तो ये वीडियो में हम सर्वेइंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है सर्वेइंग का। इस टॉपिक का नाम है कर्व्स। ये लिखा हुआ है कर्व्स। ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक वीडियो में सारी ऐप की और वेब ब्राउज़र की और कोर्स की डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है। तो उसके बाद हम ऐप या ब्राउज़र पे ही मिला करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे लास्ट वीडियो होगी, एक वीडियो इसके बाद ये सारा इन सब चीज़ों के रिलेटेड होगी, वो अभी आज या कल में आ जाएगी। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कर्व्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्व से आप मैक्सिमम और मिनिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बता देता हूँ। मैक्सिमम 1 नंबर, मिनिमम कोई नहीं। ठीक है। वही अपनी स्कीम है, क्योंकि ये सारा कोर्स जो है ये टू द पॉइंट बातों के लिए है। तो 20-25 मिनट का लेक्चर होगा और 2-3 मिनट में आपका नोट से रिवाइज हो जाना चाहिए बस। ठीक है। यही फिर से मैं बता देता हूँ। कर्व्स 1 नंबर का आएगा मैक्सिमम। ठीक है। और मिनिमम कोई किसी 0 मार्क्स का आएगा, और इसीलिए 20-25 मिनट का लेक्चर होगा और 2-3 मिनट में आपका लेक्चर रिवाइज हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं अब। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि कर्व्स में हम किस ऑर्डर में पढ़ा करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कर्व्स और कुछ मिसलेनियस बातें। ठीक है। ये बेसिक्स ऑफ कर्व्स में मैं ये बताऊंगा रिवर्स कर्व क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो क्या होती है, ये सब। जैसे रिवर्स कर्व क्या होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो क्या होती है। ठीक है, ये सब बातें हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा डिग्री ऑफ कर्व। इसको मैं दूंगा 2 स्टार। ठीक है। अगला आएगा बेसिक टर्म्स ऑफ कर्व। इसमें ये सब आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एपेक्स डिस्टेंस, ये सब। इसको मैं दूंगा 3 स्टार। ठीक है। और अगला है मेथड्स फॉर सेटिंग आउट कर्व्स। इसको तो कोई स्टार, -स्टार कुछ है तो वो दे दूंगा, कुछ नहीं आएगा इसमें से। ये तो मैंने बस लिखने को लिख दिया है, क्योंकि एक बार शायद 2009 वाले पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था, वो भी आपका कॉमन सेंस से हो सकता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस पूरे कर्व्स में वो है डिग्री ऑफ कर्व। इससे तो 1 नंबर आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो पक्का। दूसरी है बेसिक टर्म्स, जिसमें एपेक्स डिस्टेंस वगैरह है, वो आगे बात करते हैं। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर का ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ इन 2 जगह आपका इसमें और इसमें फुल अलर्टनेस होनी चाहिए। ये और ये भूल भी जाओ तो कोई फ़र्क आपको पढ़ना नहीं है, बस आपकी सेटिस्फेक्शन और उस कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो। आगे चलते हैं आप। ठीक है। तो यार सबसे पहले ये जान लेते हैं कर्व होता क्या है। ठीक है। कर्व क्या होता है? कर्व 2 पैरेलल रोड्स को जोड़ने का, या 2 नॉन पैरेलल रोड्स को, दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं, रोड्स भी हो सकती हैं, रेलवेज भी हो सकती हैं, तो उनको जोड़ने का एक तरीका होता है। मान लो ये एक रोड है, रोड 1, ये दूसरी रोड है, ये मैं पैरेलल रोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। नॉन पैरेलल ये ले लो, ये रोड है और ये रोड है। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए सपोज इसके लिए ये वाला ऐसे घुमा के इसमें ज्वाइन करना है, और इसमें ऐसे घुमा के इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है। ये इसलिए किया जाता है, इसी चीज़ों को कर्व्स कहते हैं। ठीक है। कर्व क्या होता है? कोई भी अलाइनमेंट ऑफ रोड, कोई भी अलाइनमेंट, ठीक है, जो वन रोड सेगमेंट से दूसरे रोड सेगमेंट तक, सेकंड रोड सेगमेंट तक ज्वाइन करने में हेल्प करे। ज्वाइनिंग लिंक जो होता है ना, उसको कर्व कहते हैं। ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। ठीक है। इसको कर्व कहते हैं। और अगर इसको कर्व कहते हैं तो क्यों यार, ऐसा क्यों नहीं है कि इस सीधे इस रोड को बजाय सीधे हम ऐसे कर लेते कि एक सेकेंड, कि इसी रोड को यहाँ तक ले जाते और फिर यहाँ से, वो इसलिए नहीं करते, ऐसा इसलिए नहीं करते कि मान लो सीधे रोड को ऐसे ही ले जाते और फिर ऐसे कर देते कि यार यहाँ पे टर्न काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ अगर ऐसे सीधे ऐसे नोकीला सा टर्न बना दिया ना यहाँ, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू टर्न अराउंड। ठीक है। एक साफ साफ लिख दूँ, वैसे ये सब बातें नोट्स में हैं, ये सब आपने लिख ही लिया होगा, इसको हटाओ। अगर ऐसा हो जाए ना तो वेरी डिफ़िकल्ट टू टर्न अराउंड। ठीक है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, अगर कोई मान लो यहाँ पे कोई फास्ट एंड फ्यूरियस आ रहा है तो वो अचानक से जब यहाँ
टर्न काटेगा ना इतना इतना मतलब वर्टेक्स टाइप टर्न है जो, तो उस पर इतनी तगड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो बाहर की तरफ लगती है, कि उड़ के वो यहाँ नहीं जा पाएगा, वो कहीं और ही चल जाएगा उड़ के, ठीक है। तो दूसरी बात होती है कर्व्स, किस लिए, पहला तो होता है वेरी डिफिकल्ट टू टर्न अराउंड, इसीलिए कर्व्स दिए जाते हैं। दूसरा जो होता है टू काउंटरैक्ट हाई वैल्यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर एक बार ये साफ करके बता देता हूँ, ये तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो गई थी, एक बार बता देता हूँ। एक बार फिर देखो, मान लो दो सिचुएशंस हैं, ये रोड है और सीधे एक आपने इस रोड पे ज्वाइन करवा दी, तो यहाँ पे जो होगा इस पॉइंट पे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ी जोर की लगेगी अगर स्टीप टर्न लिया, और दूसरा वो ले भी नहीं पाएगा टर्न, ठीक है। इसीलिए बजाय इसके यहाँ ऐसे और यहाँ पे दे दिया जाता है एक आपका ऐसे करके टर्न, इसी को कर्व कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अगर ऐसा हो गया ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पहले इतनी लगनी थी वो अब कम होकर थोड़ी थोड़ी इतनी लगा करेगी, ठीक है। ये आपका दिमाग में रहना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए और जो दो सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, ताकि इजी टर्निंग हो जाए, इसलिए कर्व दिया जाता है, ठीक है। अब कर्व काफ़ी टाइप्स के होते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइप्स के होते हैं कर्व। सिंपल कर्व है ना, ये है सिंपल कर्व, ये है कंपाउंड कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है यार, जो सेम रेडियस को ज्वाइन करता है, ठीक है, इतनी सी बात पता होगी, काम हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा। कंपाउंड कर्व डिफरेंट रेडियस को ज्वाइन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आर्क है वो है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है, दो पैरेलल रोड्स को ज्वाइन करता है। ये मान लो एक पैरेलल रोड है, ठीक है, ये दूसरी पैरेलल रोड है यहाँ पे, तो इनको ज्वाइन अगर करवाना होगा ना तो वो करवाया जाएगा रिवर्स कर्व से। पहले इस तरफ घूमेंगे फिर इस तरफ घूमेंगे, ऐसा दो तरफ घूमता है ये। फिर मैं बता रहा हूँ एक बार साफ करके, ये देखो, पहले कलर बदलता हूँ, पहले ये कर्व इस तरफ घूमता है, फिर ये कर्व इस तरफ घूमता है, ठीक है। ये देखो ऐसे दो घूम रहे हैं, दो रेडियस हैं इसके, ये R1 ये R2, ये R1 ये R2 और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। रिवर्स कर्व आपको बस याद रखना, टाइप्स ऑफ कर्व्स में ये और ये तो नहीं आएंगे, रिवर्स कर्व में ये याद रखना है। पहली बात रिवर्स कर्व बस याद रखना है, ठीक है, रिवर्स कर्व, ठीक है। पहली बात एक तो ये याद रखना होता क्या है, क्या होता है यार, पैरेलल रोड्स को ज्वाइन करने के लिए जो कर्व दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि हिली रोड्स में यूज़ होता है, ये याद रखना। जो लड़के लड़कियां पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हमारी स्टेट में तो ज़्यादा पहाड़ी इलाके ही हैं, जो रहते हैं उनको ये बात पक्का पता होगी कि जब पहाड़ों में चलो तो ऐसे बहुत टर्न आते हैं कि पहले इस तरफ बस घूमी फिर दूसरी तरफ, ठीक है। और बस यही इतनी सी बात याद रखनी। रिवर्स कर्व जैसे ही दिमाग क्वेश्चन आ जाए, अगर आ भी सकता है, तो मतलब पहली पैरेलल रोड का मेरा कहने का मतलब पैरेलल एग्जैक्टली नहीं है, मतलब एंगल बिटवीन रोड इज़ वेरी स्मॉल। जब एंगल बहुत छोटा होगा तो वो पैरेलल ही होती हैं, 0 से 2 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है। पैरेलल रोड से मेरा यह मतलब है, ठीक है। और दूसरा ये हिली रोड्स पे यूज़ होता है, ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें सबसे ज़रूरी ये बात थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे जाने से पहले यार एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यार एक सेकेंड कि फर्स्ट टॉपिक है ना जो हमारा, उसमें मैं थोड़ी मिसलीनियस बातें भी बताऊंगा। तो दो मिसलीनियस बात, ये क्या मिसलीनियस बातें हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर में देख रखी हैं कि आ रही हैं, बार बार आई हैं, 2 बार आई हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ तो 2 बार आई है, तो इसको देखते हैं एक बार। सेंट्रीफ्यूगल रेशो क्या होती है यार, सेंट्रीफ्यूगल रेशो सिंपल टर्म्स में ये होती है कि आपको सिंपल बता रहा हूँ, है ना। ये चीज़ जब हम 8th हमारा जो टॉपिक है ना, शायद 8th या 6th जो हमने डिसाइड किया है, हाईवेज, जो शेड्यूल के हिसाब से आपका मार्च 21-25 के बीच होगा, उसमें मैं आपको ये सब बातें डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहाँ तो ये सब कैलकुलेट भी होंगी। अभी बता देता हूँ 1-2 चीज़ें। सेंट्रीफ्यूगल रेशो होती है कि मान लो जब आप कोई टर्न काट रहे हो ना, ये कोई टर्न है, तो आपको बाहर धक्का कितना लगता है, इतना बस समझ लो अभी, ठीक है। इसी से एक रेशो कैलकुलेट होती है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशो। बेसिकली ये होती है P/W, ठीक है। ये इसका मतलब है कि P होती है बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स, W होता है वेट ऑफ व्हीकल, ठीक है। मान लो कि कोई गाड़ी है, ये यहाँ पे मैं बस बना दूँ, अगर मान लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, इसका वेट है W,
तो जो, और इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रही है mv²/r, उसको P कहते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल रेशो होती है वो होती है P/W, ठीक है। ये सब हाईवे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लो एक रेशो होती है। एक चीज़ जो सर्वे में पढ़ रहे हैं, जो आगे नहीं पढ़ेंगे, वो याद रखना कि हाईवे और रेलवे के लिए क्या क्या ये रेशो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये रेशो बार बार पूछी जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये सर्वे में बता रहा हूँ, ये वहाँ नहीं बताऊँगा। तो हाईवे के लिए पहले ये बताओ कम किस में होगी, रेलवे में या हाईवे में? तो कम जो होगी आपके हिसाब से किस में होनी चाहिए, रेलवे में। हाँ, तो रेलवे में 1/8 है और हाईवे में 1/4, बस ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रख लो, ठीक है। ये एक आ रखा है, फिर आ जाएगा, ये प्रीवियस ईयर से ही उठा देते हैं। बाकी सेंट्रीफ्यूगल रेशो, ये जो मैंने P/W बताया, ये सब क्या होता है, कैसे डेराइव होता है, मतलब क्या होता है, ये सब हाईवे में पूरा टॉपिक है, अलग से हमारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है, ठीक है। पहली चीज़ हो गई सेंट्रीफ्यूगल रेशो मिसलेनियस। दूसरी चीज़ मिसलेनियस है बर्नौलीज लेमिनिस्टेट। ये एक टाइप का कर्व ही है। ये क्या चीज़ है, ये एक टाइप का कर्व है, ठीक है। ये दिया जाता है जब डिफ्लेक्शन एंगल, लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल हो, लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो ना, वो एक मीम चलता है, ठीक है। अब लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल हो, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल के लिए कौन सा यूज़ होता है। स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल, उसके लिए होता है रिवर्स कर्व, ठीक है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से बर्नौलीज लेमिनिस्टेट जो होता है, ये ऑपोजिट ऑफ रिवर्स कर्व होता है, रिवर्स कर्व होता है, ठीक है। अब यार कुछ कुछ बातें ना आपको, मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, थोड़ी बहुत बातें अप्लाई एग्ज़ाम में करनी पड़ती हैं। जैसे क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल के लिए होता है, तो आप मेरे को बताओ रेलवेज़ में लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल अफोर्ड कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो मतलब ये अलोड ओनली इन हाईवेज, बस ये सब बातें। सपोज मैं ये पॉइंट नहीं भी लिखता अलोड इन हाईवेज ओनली, तो आपको ये, अगर मैं इतना बता दूं तो थोड़ी सी एप्लीकेशन आनी चाहिए ना पेपर में कि यार लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल के लिए ये अलोड है, तो मतलब हाईवेज में ही अलोड है, रेलवेज में तो डिफ्लेक्शन एंगल लार्ज हो ही नहीं सकता। अलोड इन हाईवेज ओनली, बस। या फिर ये लिख दूं नॉट अलोड इन रेलवेज, ठीक है, ठीक है। फिर मैं बता दूं पहले इन दो मिसलेनियस टॉपिक्स में, एक तो सेंट्रीफ्यूगल रेशो डिटेल में हाईवेज में पढ़ेंगे, बस अभी ये दो रेशोज 1/4, हाईवे की 1/4 और रेलवे की 1/8, ये ध्यान में रख लो। और बर्नौलीज लेमिनिस्टेट क्या होता है, लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल के लिए होता है, लार्ज है तो इसलिए रेलवे में नहीं हो सकता, सिर्फ हाईवेज में होता है, ओनली इन हाईवेज। और रिवर्स कर्व का ऑपोजिट होता है क्योंकि लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल है, बस। अब चलते हैं आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ कर्व। चलो अब आते हैं डिग्री ऑफ कर्व। यहाँ पे थोड़े से आप, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही अलर्ट हो जाओ, ठीक है। समझो अब इसको, आप लोग ऑलमोस्ट सारे JNK के हो, तो आपको ये पता होगा कि सपोज़ ये कोई मैं पहाड़ को ऊपर से देख रहा हूँ, तो पहाड़ पे ना ऐसे 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 होता है ना, ठीक है। तो जब टर्न आते हैं ना पहाड़ पे, ऐसा टर्न, ऐसा टर्न, ऐसा टर्न, ठीक है। तो एक सेकंड में ना थोड़ा सा, मान लो कि पहाड़ को ऊपर से देख रहे हैं, तो आया ऐसा 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 ऐसा, ऐसे कोई रास्ता है, मान लो ये जम्मू है, ये श्रीनगर है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो आप नॉर्मल किसी आदमी से बात कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि यार ये A पॉइंट वाला जो कट है ना, ये बड़ा तेज कट है, आप ऐसे बोलोगे। B पॉइंट वाला कट है ना, ये थोड़ा ठीक ठाक कट है। C पॉइंट वाला कट है ना, ये बड़ा हल्का, क्योंकि आराम से गाड़ी यहाँ से मुड़ सकती है ना। फिर आप बोलोगे यार D वाला कट है, बड़ा तेज कट है, E वाला तो बहुत ही तेज है, और F वाला भी तेज कट है ना। ये होगी नॉर्मल आम जिंदगी, है ना। मेंटो ज़िंदगी में अब क्या करना है आपने, सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में, आप ये तेज कट, स्लो मतलब आराम से कट, ये सब को आप डिग्री ऑफ कर्व से बताते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व, कि आप डिग्री ऑफ कर्व से ये बता दोगे कि यार आराम से मुड़ सकती है चीज़ें, या फिर उनको ज़्यादा मतलब अलर्टली मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आप डिग्री ऑफ कर्व से बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं कैसे बता सकते हैं। ओके,
तो यार सब पहले तो आप ये आगे बढ़ने से पहले कि मैं आपको फार्मूला और ये सब बताऊं, एक बात आपके दिमाग में अभी आ जानी चाहिए कि यार अगर आपको रेडियस पता है ना कर्व का, तो भी आप ये बता सकते हो कि कर्व मतलब ज़्यादा स्टीप है, जिसको आप कह रहे थे तेज़ है, ठीक है, शार्प है, या फिर आराम आराम से है, मतलब सोबर कर्व है, ठीक है। मतलब कैसे, अब जैसे ये जो तेज़ कट था, तेज़ कर्व था, इसमें देखो कितना छोटा रेडियस है, और इस वाले में जो ये सोबर आराम से बड़ा स्लो कट था, इसमें देखो कितना बड़ा रेडियस है, ठीक है। यानी कि आप रेडियस से बता सकते हो, रेडियस से बता सकते हो कि आपका कर्व कैसा है। यही बात आप डिग्री से भी बता सकते हो कि आपका कर्व कैसा है, ठीक है। अगर रेडियस और डिग्री में रिलेशन हो तो आप डिग्री से सीधे बता दोगे कि आपका कर्व कैसा है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? क्या बात बोली मैंने बोला कि आप रेडियस से तो अभी बता सकते हो कि आपका कर्व कैसा है, रेडियस से बता सकते हो कि आपका कर्व कैसा है। मतलब रेडियस अगर कम है तो कर्व स्टीप होगा, अगर रेडियस ज़्यादा है तो कर्व नॉर्मल सा होगा। अगर कोई मेरे को ये बता दे कि यार डिग्री से मैं रेडियस कैसे बताऊं, ठीक है, डिग्री से मैं रेडियस कैसे बताऊं, तो फिर अगर ये वाली चीज़ कोई मेरे को करवा दे तो फिर मैं यहाँ से यहाँ का रिलेशन भी बता दूंगा। जैसे ये ऐसा ही है यार कि मान लो ये राम श्याम का भाई है, कोई भी राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो मोहन और राम क्या हुए, वही चीज़ है ये बेसिकली, कि कर्व और रेडियस में हमें रिलेशन पता है कि रेडियस छोटा होगा तो कर्व स्टीप होगा, रेडियस बड़ा होगा तो कर्व सिंपल होगा, मतलब नॉर्मल कर्व होगा। अगर कोई मेरे को डिग्री और रेडियस में रिलेशन बता दे तो मैं डिग्री और कर्व में भी रिलेशन पता कर लूँगा कि डिग्री कम हो तो कर्व कैसा होता है, डिग्री ज़्यादा हो तो कर्व कैसा होता है। तो अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो यही है, डिग्री और कर्व में, डिग्री और रेडियस में रिलेशन निकालना है, ठीक है, डिग्री और रेडियस में, तो यही निकालते हैं अब। हाँ, अब आते हैं काम की चीज़ पे, ठीक है। तो यार डिग्री ऑफ कर्व फाइनली अब करने जा रहे हैं, देखो क्या होता है। डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, जो डेफिनेशन से आता है, जो अब हम डिराइव करने वाले हैं, कि मान लो ये छोटा कर्व है, छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल छोड़ो, मैं छोटा कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा कर्व है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कर्व ये कहता है कि यार वो एंगल बताओ जो 30 मीटर की आर्क 30 मीटर की आर्क सेंटर पे सबटेंड करेगी, सेंटर पे, दैट 30 मीटर आर्क सबटेंड एट सेंटर, वो एंगल बताओ। इसी चीज़ को डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं, डिग्री ऑफ कर्व कहा जाता है इसी सेम चीज़ को, जो 30 मीटर की आर्क सेंटर पे सबटेंड करती है। अब आप बोलोगे कि यार इससे ये कैसे पता चला कि कर्व स्टीप है, या मतलब आपको अभी बता देता हूँ। मान लो ये जो है ये शार्प कर्व है, ठीक है, ठीक है। अगर ये शार्प कर्व है तो मतलब इसका रेडियस छोटा होगा, तो 30 मीटर की आर्क सेंटर पे ज़्यादा एंगल सबटेंड करेगी। और अगर कोई बहुत लूज कर्व है, ठीक है, तो उसमें 30 मीटर की आर्क सेंटर पे बहुत कम एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है। ऐसे होता है ये यार, डिटेल्स में तो मैं जाने में जा सकता हूँ, है ना, लेकिन कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। देखो फिर बता रहा हूँ एक बार, अगर कोई पहले ये चीज़ समझे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री होती है वो एंगल जो 30 मीटर की आर्क होती है, ये वाली चीज़ सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, 30 मीटर की आर्क जो सेंटर पे सबटेंड करती है एंगल, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टीप कर्व होगा ना ऐसे, तो 30 मीटर की आर्क सेंटर पे ज़्यादा एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है। और अगर कोई बहुत ही सोबर कर्व होगा तो 30 मीटर की आर्क सेंटर पे बहुत कम एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है। इससे पता चल जाता है, डिग्री से ये पता चल जाता है स्टीप है या सोबर है, ठीक है, स्टीप और सोबर, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब डिग्री ऑफ कर्व ये होगी एक डेफिनेशन कि 30 मीटर की आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगी। ऐसी काफ़ी डेफिनेशंस हैं, नीचे आओ, ये देखो मैंने ये बताया 30 मीटर की आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगी। सिमिलरली एक और डेफिनेशन है 20 मीटर की आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगी। सिमिलरली एक और है, एक सेकेंड,
मैंने उल्टा कर दिया इसको, ये 30 के लिए था, ये 20 के लिए था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी उल्टा है, ये 10 है और ये 15 है, ठीक है। ये तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने ये डेफिनेशन बता दी ना आपको 30 मीटर वाली, वैसे ही 20 मीटर की आर्क, वैसे ही एक कॉर्ड डेफिनेशन है। अब यार मैं इन सब की डिटेल्स में जाने में जा सकता हूँ। पहली बात ये है कि 2 बार ये क्वेश्चन आया अभी तक, है ना। 14 में आया था या शायद, हाँ 14 में आया था। उसमें ये चीज़ पूछी थी, जो स्टैंडर्ड जो होती है ना डेफिनेशन, वो ये मानी जाती है, ठीक है, वो ये मानी जाती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने सीधे सीधे आपको डिग्री दे दी थी और रेडियस पूछा था, ठीक है। ये किया था उन्होंने, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस नहीं है, ठीक है। आपको इस पूरे टॉपिक से, डिग्री ऑफ कर्व से, जो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, कोई 10 मिनट हो गए, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, वो ये याद रखना है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ ए कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द कर्व, कि कर्व स्टीप है या कैसा है, ठीक है। अगर डिग्री कम है, ठीक है, अगर डिग्री कम है, ये देखो डिग्री कम है, पतली डिग्री है, तो मतलब कर्व सोबर है, ठीक है। अगर डिग्री कम है तो मतलब सोबर कर्व है, ठीक है। ये चीज़ आप, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी बोली ना, ये चीज़ आप फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हो। कैसे? इधर आओ, मैंने बोला आपको ये रटना है, ठीक है, ये वाला रटना है आपको, कि रेडियस इज इक्वल टू 1719 अपॉन डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री कम है, ठीक है, अगर डिग्री कम है, यहाँ से देखो, अगर डिग्री कम है तो मतलब रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है। ये देखो ना, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। अगर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब सोबर कर्व है, ठीक है। ये देखो, यही बात हमने यहाँ पता लगाई थी, डिग्री कम तो कर्व सोबर, यहाँ देखो डिग्री कम, यहाँ देखो डिग्री कम तो रेडियस ज़्यादा तो कर्व सोबर। बस ये चीज़ आपको, एक तो रिलेशन पता रहना चाहिए, डिग्री और कर्व स्टीप है या सोबर है, और दूसरी बात कि ये वाला रिलेशन आपको पक्का 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 याद रहना चाहिए। स्टैंडर्ड रिलेशन जो है ना, ये वाला, यही आता है, ठीक है, कि रेडियस और डिग्री में रिलेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले बस एक लास्ट बार मैं आपको एक चीज़, 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ, कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये डी है ना, ये डिग्री में रखेंगे, है ना। कोई इतना चंट नहीं बने कि वो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करे। मान लो 30 डिग्री दिए दे रखा है और बोला है कि रेडियस बताओ, कि डिग्री 30 दे रखी है तो बोला है रेडियस बताओ, तो 30 डाल देना चुपचाप यहाँ। दूसरी बात कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने मेरे को डिग्री डेराइव नहीं करवा के दी, कुछ नहीं होता यार डिग्री में। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा उन्हीं चीज़ों पे फोकस है इन लेक्चर्स में जो आएंगी। अगर आपको चाहिए कि कैसे डेराइव करनी है, चुपचाप ऐसे एक सर्कल बनाओ, ठीक है, यहाँ से ऐसे बनाओ, ठीक है, ये मान लो सर्कल है, सेंटर लो, ऐसे एंगल सबटेंड करो, इसको नाम दो डी। आपको पता है ये 30 मीटर है, क्योंकि डेफिनेशन ही ये कहती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा आपने कोरिलेशन लगाना है कि डी अपॉन 360 डिग्री, ये पूरा 360 होता है ना, कॉन्ग्रुएंस लगाना है, इज इक्वल टू दिस, ये 30 है, अपॉन 2 पाई आर। बस ये सॉल्व कर लेना, अपने आप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये सब इसलिए नहीं करवाता ये सब, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना है। टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो, नंबर लाओ और खुश हो जाओ। ये अगर आपको, क्योंकि यार ये सब करने को मैं डिराइव कर सकता हूँ, पर आपको पता है टाइम बचाने के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के मेंस में भी ये जो रिजल्ट होता है 1719, ये रटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतना टाइम, कहीं किसी भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप एक ये डिराइव करने बैठ जाओ। और खासकर इस एग्जाम में कि जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने हैं एक एक नंबर के, आप नहीं कर सकते चीज़ें डिराइव वहाँ पे, तो आपको इसीलिए ये रटना पड़ेगा। 30 मीटर वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट ही रटना, सिर्फ यही आएगा, आना होगा तो। अगर बाई चांस 20 मीटर का आ गया, ठीक है, तो जिन्होंने रटा होगा, यहाँ पे पहले लिखा था, मैंने हटा दिया, वो रट लेना, क्योंकि नोट्स में तो देखो सारा कुछ ही लिखा है, पर वही है कि मैं चाहता हूँ कम से कम पढ़ो और ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। ये इस चीज़ पे फोकस रखना, डेरिवेशन को भूल जाओ। डेरिवेशन कुछ नहीं है, दिमाग में रखो डिग्री क्या होती है, कम डिग्री से स्टीप कर्व होता है या कैसा कर्व होता है, ये दिमाग में रखो बस। कम डिग्री से थोड़ा सोबर कर्व होता है, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कर्व्स।
ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक JKSSB की बात बताता हूँ, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने 2014 में कुछ क्वेश्चंस दिए, 2014 के एग्ज़ाम में इन्होंने क्या किया, ना तो कर्व दिया है ना तो मतलब ये एंगल्स बताए क्या, और एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, शायद लेंथ ऑफ कर्व पूछा था। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये आपको एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं देंगे, ये नहीं समझाएंगे डेल्टा क्या है, क्या मतलब डेल्टा क्या है, एपेक्स डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ कर्व, मतलब ये सब कुछ नहीं, मतलब सिंबल्स वगैरह कुछ नहीं देंगे और सीधे फार्मूला पूछेंगे। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं वो आपको रटने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं ये जो चीज़ें अब आपको बताऊंगा, इनको बस रटने के हिसाब से ही पढ़ना, रटनी है ये आपको, वहाँ पे सीधे यूज़ करनी है, ठीक है। समझ लो ये कर्व है, ये कर्व है, ये मैंने बोला था दो स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन करता है, ये एक कर्व है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। अब देखो बैक टेंजेंट कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है। और ये जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है ये है कर्व, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आती है एग्जाम में वो है लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि कर्व सेंटर पे डेल्टा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये दिया नहीं होगा एग्जाम में, एग्जामिनर को भी नहीं पता, उसने तो कहीं से उठा के छाप दिया है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, सेंटर पे डेल्टा सबटेंड करते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। चलो, तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होती है, ये वाली आर्क की लेंथ, ये यहाँ से लेके ठीक है, ये वाली आर्क की लेंथ यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, अभी ऊपर डिग्री में देखा तो देखो वही लगा दो, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा अपॉन 360 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व अपॉन 2πr, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात। तो इधर से लेंथ ऑफ कर्व क्या आ गई, 2πr डेल्टा अपॉन 360, ठीक है। ये रिजल्ट रटना है। अगर तो आप ये फिगर दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, ये फिगर दिमाग में रख सकते हो और सारे सिंबल्स याद हैं तो आप तुरंत वहीं डिराइव कर लेना। नहीं तो यार जो जिनका इतना कैलिबर नहीं है वो तो रटो, क्योंकि सिंबल्स के वहाँ पे मतलब बदल लेनी है, जो यहाँ पे डेल्टा एग्ज़ाम में भी वही डेल्टा रहना है। उनको तो मैं कहूँगा कि रटो बस। अगर जो लोग फिगर याद रख सकते हैं वो वहीं डिराइव कर लें, कुछ नहीं है यार, आधे सेकंड की गेम है सारी, है ना। ये चीज़ें आप कर सकते हो अफोर्ड, वहाँ डिराइव करना ये नहीं कर सकते कि ये नंबर्स 1719, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ लेंथ ऑफ कर्व ये होती है, ये होती है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस आर्क को लेंथ ऑफ कर्व कहते हैं। डिराइव कैसे हो गई कि यार दिस अपॉन ये वाली चीज़ अपॉन 2πr इज इक्वल टू ये वाला एंगल अपॉन 360, उधर से लेंथ ऑफ कर्व ये आ गई, ठीक है। मैं तो बोलूँगा यार जो समझ रहे हैं अपने आप को एवरेज बिलो एवरेज वो रट लें। अब चलते हैं आगे, टेंजेंट लेंथ। अब हमारी सेकंड चीज़ है वो है टेंजेंट लेंथ। ये भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है। डेल्टा दे देंगे, ठीक है, और आर दे देंगे और बोलेंगे टेंजेंट लेंथ ऑफ द कर्व वुड बी, ठीक है, और 4 ऑप्शंस होंगे। तो जिनको फिगर ध्यान में रखनी है, टेंजेंट लेंथ क्या होगी यार, टेंजेंट की लेंथ, अगर 8वीं का भी मैथ आपको आता है ना तो ये होती है यार टेंजेंट लेंथ, ठीक है। ये जहाँ पे कर्सर चल रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कहते हैं टेंजेंट लेंथ। कैसे निकलेगी ये एंगल 90 डिग्री होता है टेंजेंट वाला, ठीक है, 90 होता है। तो सीधी सी बात है यार, ये जो टेंजेंट लेंथ है इसको मैं कह रहा हूँ LT, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ LT अपॉन ये चीज़ है रेडियस इज इक्वल टू tan डेल्टा बाई 2, बस, ठीक है। जो वहाँ डिराइव करना चाहते हैं वो तो डिराइव करें, जिन्होंने रट्टा मारना है वो रटो, LT इज इक्वल टू R tan डेल्टा बाई 2, बस ये है टेंजेंट लेंथ। एग्ज़ाम में वो दे देगा डेल्टा, कुछ मान लो वो दे देगा कि एंगल सबटेंडेड जो है वो कुछ भी दे देगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा R tan 30 हो जाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ जिनको फिगर ध्यान में रहती है उनके लिए ये मतलब सच में 2 सेकंड का गेम है, लेकिन जिनको नहीं रहती फिगर्स याद वो रटें कि टेंजेंट लेंथ होती है R tan डेल्टा बाई 2। रटने से चाहे 1 सेकंड का फ़ायदा तो होता है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चेनेज एट A एंड B। हाँ, तो अब 3 टर्म्स बच गई हैं हमारे लिए, वो हैं चेनेज एट A एंड B,
लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट। पहले ये सब चीज़ें आप फिगर पे समझो। तो अब ये चारों टर्म समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली टर्म थी वो थी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होती है ये जो कर्सर पे मैं बना रहा हूँ, इसको कलर चेंज करता हूँ, ये चीज़ होती है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, दिख रही है, ये होती है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। अब फिर से मैं यार वही बात बोलूँगा कि अगर आपको ये फिगर याद है और अगर आपको ये पता है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या है, तो आपके लिए कुछ नहीं है। आपको ये पता है ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है, आपको ये एंगल पता है, तो आपको ये मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हिस्सा, ठीक है, दिस अपॉन ये हिस्सा अपॉन आर इज इक्वल टू साइन डेल्टा बाई 2। ये मैंने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन डेल्टा बाई 2। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाई 2, ठीक है। फिर यार दोबारा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ये फिगर में ये पता है कि ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होती है और इन एंगल्स को डेल्टा कहते हैं, रेडियस आर होता है, तो क्वेश्चन में ये डेल्टा आर दिया होगा तो सीधे वो बंदा 2 मिनट में डायग्राम बना के पता लगा लेगा कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का यार ये फॉर्मूला है। अगर किसी को नहीं आती है फिगर ध्यान में, या वो नहीं है कैपेबल कि उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो सीधे फिगर नहीं वो याद रख सकता, तो सीधे याद रखे 2r साइन डेल्टा बाई 2, ठीक है। ये होगी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस। ये एक ही चीज़ होती है। क्या होती है एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस, एक बार बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो ये था अपना कर्व, ठीक है, ये था अपना कर्व, तो ये था अपना टेंजेंट, ठीक है, ये था मीटिंग पॉइंट। तो ये जो बाहर का हिस्सा बच गया ना, इसको कहते हैं एपेक्स डिस्टेंस। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ये है एपेक्स डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब एक और चीज़ यहीं समझ लो, ये थी लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो अब ये जो आया ना अंदर, ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड और एपेक्स डिस्टेंस के बीच में जो आया, इसको मैं इससे कर देता हूँ, ये होता है मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब फिर वही बात आ गई यार, मैं आपको अभी डिराइव कर देता हूँ। मान लो ये आर है, ठीक है। अब देखो ये एंगल पता है आपको डेल्टा, ठीक है। तो आप मेरे को कोई भी, जैसे ये पूरी चीज़ बता सकते हो ये कितनी है, ये कितनी है, कैसे बताएंगे, ये बता सकते हो, ये कैसे पता चलेगी, आराम से पता चल जाएगी। ये देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसको देखो, ठीक है। ये जो ए ओ बी है, ये जो ए ओ बी ट्रायंगल है ना, इसको देखो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आर अपॉन ये जो ओ बी इज इक्वल टू कॉस डेल्टा बाई 2। बेसिकली आर हो गया बेस, ओ बी हो गया हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू कॉस डेल्टा बाई 2। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू आर, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, आर सेक डेल्टा बाई 2। यह आ गया ओ बी आया इतना, ये पूरी चीज़ है, इस पूरी चीज़ की लेंथ है आर सेक डेल्टा बाई 2। अब मुझे ये भी पता है कि यार यहाँ तक की जो ये चीज़ है ना, ये आर है, ये रेडियस के बराबर है ना, ठीक है, यहाँ तक की जो लेंथ है वो आर है। तो यानी कि ये जो अब बच गया ये कितना होगा, ओ बी है ना, इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता है, मेरे को निकालना है ओ डी, तो मैं कह सकता हूँ ओ डी इज़ इक्वल टू, ये देख लो एक बार फिगर्स, ये ओ है, ये डी है, ये बी है, ठीक है, ये लेंथ आर है, ठीक है, ठीक है, ये पूरी लेंथ आर सेक डेल्टा बाई 2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ डी इज़ इक्वल टू ओ बी माइनस बी डी।
इज इक्वल टू ओ बी माइनस बी डी। ये क्या हो जाएगा, ओ बी है आर सेक डेल्टा बाई टू, ये है आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस बी डी आर है, बी डी आर है, तो ये हो जाएगा आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन ओ डी। ओ डी क्या अपना एपेक्स डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ है ना जो एपेक्स डिस्टेंस, ये मैं फिर भी बोलूँगा कि आप रट लो, क्योंकि ये डेराइव करना भी मुश्किल है। तो जो एपेक्स डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आता है, ये लिखा है मैंने, ये एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन, ठीक है। ये चीज़ तो मैं डेराइव करने वाले सूरमों को भी बोलूँगा कि वो रट लें, क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ा डेराइव करना, ठीक है। समझ रहे हो आप, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा यार, मिड ऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा कि पहले तो इस सबको हटाओ, है ना, मिड ऑर्डिनेट के लिए सबको हटाओ, ये है मिड ऑर्डिनेट, ठीक है, ये है मिड ऑर्डिनेट। अब आपको ये पता है कि ये पूरा आर है, ये पूरी लेंथ है आर, ठीक है। ये लेंथ आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता चल जाएगी, क्या है ये आर है, तो ये हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी आर कॉस, ये जो जिस पे मेरा हाइलाइटर है ये है आर कॉस डेल्टा बाई टू, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, ये हो जाएगी आर कॉस डेल्टा बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगी आर कॉस डेल्टा बाई टू। तो यार सिंपल सी बात है कि फिर ये जो मिड ऑर्डिनेट बचा, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये पूरी आर है, ठीक है, इतनी सी आर कॉस डेल्टा बाई टू है। तो जो मिड ऑर्डिनेट है वो सिंपल हो जाएगा, क्या, मिड ऑर्डिनेट होता है आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई टू, बस ख़त्म बात, ठीक है। इसको भी मैं बोलूँगा कि यार डाइग्राम वाले तो निकाल लें, जिन्होंने रटना है वो रट लें, ठीक है। दिख रही है आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई टू, एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ, ये पूरा था आर, ठीक है, ये पूरा था आर, ये था आर कॉस डेल्टा बाई टू, तो ये मिड ऑर्डिनेट ये होता है आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई टू, ठीक है। तो हमने लेंथ ऑफ कर्व देख ली, हमने टेंजेंट लेंथ देख ली, चेन एज अभी नहीं देखी, लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ देख ली, एपेक्स डिस्टेंस देख लिया, मिड ऑर्डिनेट देख लिया, है ना। अब यार एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लो, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक नंबर का तो इन सब से आना ही आना है, या तो डिग्री से आएगा एक नंबर का, या फिर इनमें से ये जो मैंने 5 बताए ना, लेंथ, टेंजेंट, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, एपेक्स डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट, इनमें से एक आएगा ही। तो यार बेटर तो है ना, मेरा काम है आपको बताना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बेटर है कि यार आप सीधे इसके फॉर्मूले रट लेना, ठीक है। जो मार्क्स एश्योर्ड है ना उनको नहीं छोड़ना, अपनी सर्टेनिटी मैक्सिमम करनी है, ठीक है। फॉर्मूले रट लेना आप इनके। अब चेनेज क्या होती है, चेनेज एट ए एंड चेनेज एट बी, इसमें कुछ समझने का नहीं है यार, ये रट्टा है सीधे। तो क्या होती है एक बार बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। चेनेज एट ए होती है, सीधी सीधी बात है, चेनेज एट ओ माइनस टेंजेंट डिस्टेंस। चेनेज एट ए जो होती है ना वो होती है चेनेज एट ओ माइनस टेंजेंट डिस्टेंस, और चेनेज एट बी जो होती है ना वो होती है चेनेज एट ए प्लस लेंथ ऑफ कर्व। यानी कि यहाँ देखो, फिर इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा कि ये पॉइंट की कोई वैल्यू दी होगी और पूछा होगा ए की चेनेज बताओ, तो आपको उसमें से ये चीज़ घटा देनी है। फिर पूछा होगा कि ए की दी होगी और बी की बताओ, तो ये चीज़ जोड़ देनी है। यही मैंने भाषा लिखी है। ए पे जो वैल्यू है ना वो है ओ माइनस टेंजेंट डिस्टेंस। ये देखो ए पे जो वैल्यू है ना, मैंने बोला ओ में से उसको इस चीज़ को माइनस करना, ये चीज़ टेंजेंट डिस्टेंस है। वैसे ही बी पे जो वैल्यू है ना वो निकालने के लिए ए में लेंथ ऑफ कर्व जोड़ देना, ए में लेंथ ऑफ कर्व जोड़ देना, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी, पर ये आएगी नहीं, जो आएगी वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। आएगा क्या, लेंथ ऑफ कर्व आएगा, टेंजेंट लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आएगी, एपेक्स डिस्टेंस आएगा,
मिड ऑर्डिनेट आएगा। ये सब मैंने अभी हटा दी है यहाँ से, पर वीडियो में एक एक चीज़ डिराइव की है, पर फिर भी मैं आपको बोलूँगा, हालांकि मैंने डिराइव की है, कि आप इसको क्रैम कर लो, मतलब रट्टा मार लो, ठीक है, सबको। और ये 5 प्लस डिग्री, ठीक है। अब लास्ट चीज़ आती है मेथड्स फॉर सेटिंग आउट कर्व्स। ये मैंने यार स्लाइड बनाने को बना दी, कुछ नहीं आएगा इसमें से, तो प्लीज़ इसको निगलेक्ट कर दो। बेसिकली क्या है यार, कर्व बनाने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ होता है यार, या तो टेप से बना सकते हो या टेक्योमीटर से बना सकते हो। ये फालतू की चीज़ है, पता नहीं मैंने भी क्यों स्लाइड बना दी। तो इसको 0 मिनट देंगे, जो चीज़ नहीं आएगी उसको 1 सेकंड भी नहीं पड़ेंगे, जो आएगी वो मैं फिर बता रहा हूँ। इस पूरी स्लाइड में जो अब 20-25 मिनट की हो गया पूरा लेक्चर, 1 नंबर का ये आना था। इसमें आपको फिर बोल रहा हूँ, पेपर से पहले जाने से पहले 2 चीज़ें पक्का आनी चाहिए, एक तो डिग्री, ठीक है, और दूसरा ये जो 5 टर्म्स है ना कर्व की, जो एपेक्स डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये आनी ही आनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर एंड करते हैं लेक्चर को। ये लास्ट लेक्चर था, अब एक ऐप का लेक्चर आएगा इसके बाद। ये मैंने हटा दिया यहाँ से, लेकिन फिर भी आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। पर नोट्स में भी उन्हीं चीज़ों को फोकस करना जो मैं यहाँ पे लेक्चर में जिनको फोकस करता हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, ये इस पूरे लेक्चर के पॉइंट ये है कि मैं आपका एक सब्जेक्ट 8 घंटे में करवाऊँगा और पूरा कोर्स कोई 60 से 80 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगा बस। अगर आपके पास बहुत टाइम है, दिन में 14-14 घंटे पढ़ सकते हो, तो हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी हर एक चीज़ के बारे में 2-2 पेज पढ़ने पड़े। वो मेरे लेक्चर्स का पॉइंट नहीं है, फिर आप कहीं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप फिर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कुछ घंटों में, तभी बात करेंगे। थैंक यू।